हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए प्रतिदिन लेकर आती हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, परीक्षा हमारी करीब ही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। जो संभावित प्रश्न हैं, वो संभावित प्रश्न हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा तक आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपकी सफलता में एक चार चांद लगाने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो अब आज से हमारा टारगेट क्या होगा, यानी कि परीक्षा तक हमें क्या करना है कि इन प्रश्नों का रिवीजन करना है। और हमारा टारगेट क्या होगा, जेआरएफ, यानी जेआरएफ से कम कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो जेआरएफ के लिए हमें मेहनत करनी है। इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण अभ्यास सत्र जो हम आपके लिए लेकर आए रहे, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आज हम क्रम से लगाने वाले प्रश्न लेकर आए हैं और जो संभावित प्रश्न है कई बार पूछे भी गए हैं और आने की वो संभावना भी है। ऐसे ही प्रश्नों को हम लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, समय ज़्यादा गवाते ना हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबद्ध रखना चाहिए, ये कथन किसका है? आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, किसका है? जीएस फ्रेजर का, आफबाउ का, टीएस इलियट का या मार्क्स का? तो आधुनिकता के संबंध में ये जो कथन है ये है जीएस फ्रेजर का। ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़े काफी प्रश्न है लिए हैं आज हमने। तो आज हम आधुनिक काव्य के यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हम द्विवेदी युग भी करेंगे और कुछ छायावाद भी करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जीएस फ्रेजर। अब दूसरा प्रश्न है कि आधुनिकता के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? आधुनिकता के संबंध में, यानी आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। आधुनिकता संपूर्ण विकास और प्रगति का केंद्र मानव को मानती है। आधुनिकता सापेक्षिक नहीं होती है और जो इस समय आधुनिक समझा जाता है वही भविष्य में पुरातन हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन है जो आधुनिकता के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा, आधुनिकता सापेक्षिक नहीं है, ये सही नहीं है। ये आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टिकोण है। आधुनिकता संपूर्ण विकास और प्रगति को केंद्र मानव को मानती है और जो आज आधुनिक है वही कल पुरातन हो जाता है। ये तीनों पॉइंट सही है। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही गलत है। अगला है तीसरा प्रश्न हमारा कि भारतीय युगीन काव्य प्रवृत्तियों में कौन सी एक सही नहीं है? तो भारतीय की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो सही नहीं है? तो भारतीय युग की काव्य प्रवृत्ति में राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, हास्य व्यंग और समस्या पूर्ति और विरह वर्णन। तो कौन सा पॉइंट था जो भारतीय युग की एक काव्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें क्या है? सामाजिक दुर्दशा का वर्णन। ठीक है, राष्ट्र प्रेम की भावना भी है, हास्य व्यंग भी है, विरह वर्णन भी किया कवियों ने, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन नहीं किया। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि रचना भारत भारती के संदर्भ में किस विद्वान ने ये बात कही है कि इसकी लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई है? ये भारत भारती के संबंध में किसने कहा है? तो भारत भारती के संबंध में नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से किसी भी ने। तो ये यानी कि नगेंद्र ने, यानी सी आंसर क्या सही हो जाएगा? ए, डॉक्टर नगेंद्र ने ये बात कही है कि भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये आप समझ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या सही नहीं है? तो एक और दो दोनों ही इसके सही हो जाते हैं। ठीक है, प्रथम महाकाव्य भी है, हरिऔध जी ने लिखा भी है, रचना भी की। अगला है प्रिय प्रवास ग्रंथ के कथानक के संदर्भ में कौन सा एक नहीं सही है? तो प्रिय प्रवास का कथानक श्री कृष्ण के मथुरागमन के वृतांत पर आधारित है, कुल 17 सर्गों में विभक्त है, इसमें श्री कृष्ण को भगवान माना गया है, इसकी रचना हरिऔध जी ने की है। तो कौन सा एक कथन है जो इससे प्रिय प्रवास के संदर्भ में नहीं सही है? तो इसमें कृष्ण को भगवान नहीं माना गया। ठीक है, एक मानव, साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है, तो सी नहीं सही है इसका। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरिऔध ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो प्रिय प्रवास को के किस सर्ग में? 15वें, 5वें में, 11वें में, 13वें में या 17वें में? तो प्रिय प्रवास के यानी कि 17वें सर्ग में। ठीक है, हरिऔध जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है हमारा कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का कालक्रम
रंग में भंग, पंचवटी, साकेत और विष्णुप्रिया, इनका सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम इनका देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर पहले देखते हैं क्या होगा, कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, ए सही होगा, यानी कि रंग में भंग 1909 में, पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में, और जो विष्णु प्रिया है 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला है साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1930, 31, 32 या 33। तो साकेत का प्रकाशन क्या है? 1932 में प्रकाशित हुई। अगला है साकेत के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? ये कुल 12 सर्गों में विभक्त है, नायिका प्रधान महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, इसके केंद्र बिंदु राम है। तो साकेत के संदर्भ में कौन सा ये कथन है जो सही नहीं है इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी इसके केंद्र में राम नहीं है, उर्मिला को केंद्र में रखकर यह लिखा गया। ठीक है, अगला है साकेत के किस सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना वर्णित है? 8 सर्ग, 7वें में, 9, 8वें या 9वें में, या 10वें में? तो साकेत के किस सर्ग में? तो 8वें और 9वें में। 8वें के अंत में और 9वें में पूरा 9वां सर्ग यानी कि विरह वर्णन से संबंधित है। ठीक है, अगला है कई निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रसाद जी ने कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध किया है, कामायनी में हृदय व बुद्धि के संतुलन की चर्चा की गई है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा कथन इसका सही जाएगा। तो 1 और 2 यानी सी सही होगा, यानी कि बुद्धिवाद का विरोध किया है और हृदय और बुद्धि के संतुलन की चर्चा की है। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छायावाद गांधी जी का प्रभाव परिलक्षित होता है, छायावाद पर, छायावाद में स्वाधीनता की चेतना पर भी बल है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? एक, केवल दो, या एक और भी, ये यानी दोनों सही है। तो क्या होगा इसमें कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, गांधी जी का भी प्रभाव है और छायावाद स्वाधीनता की चेतना पर भी बल है। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, ग्रंथ पंत जी की है, प्रताप पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया, जागो फिर एक बार दिनकर जी की कविता है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? सुमेलित जो है वो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो प्रताप पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने नहीं किया था, ये गलत है यहाँ पर, बाकी ये सभी सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनके निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कि प्रश्न है हमारा अगला, छायावाद की प्रवृत्ति रहस्यवाद है, छायावाद में सुख और आनंद की अभिव्यक्ति हुई है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? 1, 2 या दोनों सही है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कि इसका छायावाद की प्रवृत्ति रहस्यवाद है, सुख और आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हुई है इसमें। ठीक है, एक केवल ए आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के पात्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? श्रद्धा एवं इड़ा क्रमशः मन एवं हृदय के प्रतीक हैं। श्रद्धा एवं इड़ा दोनों में संतुलन बनाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो कि यहाँ ए और सी, यानी कि ये दोनों मन और हृदय, श्रद्धा मन का और मन यानी हृदय का प्रतीक है, और इड़ा, ये श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन और हृदय के प्रतीक हैं। तो इसमें ये इड़ा तो बुद्धि का प्रतीक है, श्रद्धा मनु मन का प्रतीक है, और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ये थोड़ा सा सेंटेंस में प्रॉब्लम है, तो ये प्रश्न ही थोड़ा, इसका जो ऑप्शन है वो ही इसमें गलत है, कि श्रद्धा एवं इड़ा क्रमशः मन और हृदय के नहीं, मन और यानी कि हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मनु मन का प्रतीक है, मनु। तो श्रद्धा और इड़ा दोनों मिलकर संतुलन में आनंद प्राप्त किया जा सकता है, यही ये दो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंत जी की निम्न रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। वीणा, पल्लव, गुंजन और लोकायतन। ठीक है, पंत जी की ये जो रचनाएं हैं, वीणा, पल्लव, गुंजन और लोकायतन, इनका जो प्रकाशन वर्ष के आधार पर यानी कि इनका सही क्रम पूछा गया है यहाँ पर। तो क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से ए यहाँ पर सही होगा इसकी बात हम करते हैं। तो जो पंत जी की रचना है वीणा, तो वीणा का प्रकाशन, पंत जी की रचना वीणा का प्रकाशन 1927 में हुआ था। ठीक है, पल्लव का प्रकाशन 1928 में हुआ था, और गुंजन गुंजन का जो प्रकाशन 1932 में होता है, और लोकायतन का 1964 में। तो इस हिसाब से ए सही हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं कि 54 है कि निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। निराला की तोड़ती पत्थर कविता प्रगतिवादी चेतना से युक्त है। उपरोक्त कविता में कवि ने मजदूरों की दशा का वर्णन किया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, या पहला सही है या दूसरा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, यानी कि निराला की जो ये जो कविता है ये क्या है?
कि प्रगतिवादी चेतना का स्वर इसमें दिखाई पड़ता है और मजदूरों की दशा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही कालक्रम। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण है। कालक्रम निर्धारित कीजिए। रश्मि शांडिल्य दीपशिखा सप्तपर्णा। रश्मि दीप्तिशिखा सप्तपर्णा, तो क्या होगा सही आंसर इसका? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि रश्मि शांडिल्य दीपशिखा और सप्तपर्णा। जो रश्मि है 1932 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो शांडिल्य 1936 में, दीपशिखा 1942 में, और जो सप्तपर्णा है 1960 में प्रकाशित हुई थी। इस तरीके से ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 56वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छायावाद काव्य प्रेम, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का काव्य है और ये छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता उसकी रहस्यवादी भावना है। उपरोक्त कथनों में सही कथन कौन सा है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति और नारी का काव्य है और रहस्यवादी भावना इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, अगले प्रश्नों पर चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करना है। महत्वपूर्ण कथन के हिसाब से मैंने प्रश्न लिए हैं जो अक्सर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षा में। तो राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद, साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, पहला कथन कहता है। दूसरा है प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 तक माना गया। तो इनमें से पहला, दूसरा या दोनों कौन से यहाँ पर आंसर सही होने वाला है? तो इसका क्या होगा, यानी कि सी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 तक माना जाता है। ठीक है, कामायनी का रचना काल क्या है? 1934, 35, 36 या 1942? तो कामायनी का रचना काल क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए कामायनी का रचना काल यानी 1935 है। ठीक है, कहीं कहीं 36 भी आता है। अगला है क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही कालक्रम निर्धारित करना है। आंसू, कामायनी, लहर, झरना। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, इन सभी का जो सही क्रम है वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। ठीक है, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो किस तरीके से झरना, आंसू, ये जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, झरना, आंसू, यानी झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ, आंसू का प्रकाशन 1925 में होता है, लहर 1933 में, और जो कामायनी है 1935 में। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का कालक्रम। इनकी भी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछी जाती हैं कि मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, इनमें से कौन सा सही क्रम में कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 67 का बी हो जाएगा। कैसे बी हो जाएगा 67 का? देख लेते हैं। सबसे पहले आती है मधुशाला। ठीक है, बच्चन जी की सबसे पहले रचना आती है मधुशाला 1935 में, फिर मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 और निशा निमंत्रण 1938। तो इस तरीके से ये यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कूट वाले प्रश्न है कि ब्रिटिश राज्य की स्थापना भारत में शिक्षा, यातायात और व्यवस्था, शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। तर्क कहता है शिक्षा व्यवस्था में भारतीय जनमानस में चेतना का संचार हुआ। तो कौन सा सही है? कथन और तर्क में कौन सा यहाँ पर सही है? तो 77 इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है, ये दोनों बातें यहाँ पर सही है। 78वां प्रश्न कहता है कि आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन रॉय ने रखा। उन्होंने कर्मकांड, अंधविश्वास का विरोध किया, मूर्ति पूजा को अबाह्य आडंबर माना। राजा राम मोहन राय प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। ये तो इसमें से कौन सा कथन यानी सही है? तो सबसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी इसमें भी दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला है, इसमें भी ए सही हो जाएगा, इसमें भी ए सही हो जाएगा। अगला है कि किस असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर? कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन रॉय द्वारा हुआ। 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। तो सबसे असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं, यानी महावीर दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, अगला है कि सही क्रम में लगाना है। सही क्रम वाले प्रश्न लिखे हैं कि निहार, रश्मि, नीरजा और यामा, ये महादेवी वर्मा की रचना है, इनका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निहार, रश्मि, यानी किसी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। किस तरीके से? निहार का प्रकाशन 1930 में हुआ था, रश्मि का 1932 में, और जो नीरजा है 1935 में, और यामा का प्रकाशन 1940 में होता है। ठीक है, तो ये सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
निम्न रचनाओं का सही क्रम है? उर्मिला, क्वासी, हिमकरीटनी और हिमतरंगिनी। तो इन रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो इन रचनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बी सही होगा, यानी हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, क्वासी और उर्मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अपलक, मानसी, पथिक, स्वप्न। तो इन रचनाओं का यानी आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होगा इनका? डी। यानी सबसे पहले रामनरेश त्रिपाठी की पथिक, मानसी, स्वप्न, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, फिर अपलक आएगी। ठीक है, तो इनको सही क्रम में लगाना है। ये रचना है, इनका मिलान करना है। ठीक है, प्रकाशन काल क्या था? जयदत्त वध, भारत भारती, पंचवटी और झनकार। तो सही आंसर क्या होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा? 107 का क्या हो जाएगा? ए मतलब 4 का ए हो जाएगा। 1910 जयदत्त वध, और 3 का बी 1912 भारत भारती, 2 का सी 1925 पंचवटी और 1 का डी 1929 झनकार, यानी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 108वां क्वेश्चन है कि रंग में भंग, साकेत, यशोधरा, द्वापर, इनका रचना काल बताना है, मिलान करना है रचना काल के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 4 3 2, मतलब कि 1 का ए हो जाएगा रंग में भंग 1909 में हुआ, 4 का बी हो जाएगा 1931 साकेत, 3 का सी यशोधरा 1932 और द्वापर 2 का डी 1936। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न कवियों के जीवन काल का आरोही क्रम बताइए। तो हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और निराला, इनको जीवन काल के आधार पर सही क्रम लगाना है। तो इस चीज यानी ए यहाँ पर सही हो जाए, यानी सबसे पहले हरिऔध जी द्विवेदी युग में, फिर मैथिली शरण गुप्त, फिर जयशंकर प्रसाद और फिर निराला का क्रम आता है। 20वां प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका आरोही क्रम क्या होगा? सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये इनका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, 121वां प्रश्न अगला कहता है कि निम्न लेखकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में तो दिनकर गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और सियाराम शरण गुप्त। तो इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, दिनकर और सियाराम शरण गुप्त, यानी सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आज के अंतिम प्रश्न है कि निम्न लेखकों को उनके जीवन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पंत, प्रसाद, दिनकर और महादेवी वर्मा, इनके जीवन काल के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बी। तो यानी सबसे पहले प्रसाद आएंगे, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा और फिर दिनकर का क्रम आता है। ठीक है, जीवन काल के आधार पर। उसके बाद निम्न अगला प्रश्न है कि कवियों को जीवन काल के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। तो रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शरीन, पंत और महादेवी वर्मा। तो इनको जीवन काल के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा? तो ए, यानी रामनरेश त्रिपाठी, नवीन, फिर पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, 1907 में महादेवी वर्मा का समय। अगला है हरिऔध जी की काव्य कृतियों का सही क्रम। प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चोखे चौबदे और वैदेही वनवास। तो सही क्रम क्या होगा इनका? इनका तो एक यानी कि सही क्रम क्या हो जाएगा? ए, यानी कि प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास का जो समय है 1917, और उसके बाद पद्म प्रसून 1925, चोखे चौपदे इनकी जो रचना है, तो जो चोखे चौपते हैं 1932 में और पद्म प्रसून 1925 में। ठीक है, तो ये इसका क्रम हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आज के अपने इस यानी अभ्यास सत्र में लिए। कैसे लगे प्रश्न जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी तक आपको बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ जो कि हमारा पेपर 1 से संबंधित होगा। थैंक यू।